मैथमेटिकल टूल्स जिससे हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x की पावर n, तो x की पावर n का मतलब क्या है, x को कितने टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स। जैसे आपसे बोला जाएगा कि 3 की पावर 4 बताओ क्या होगा, तो क्या बताओगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी जितना पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81। समझ में आया। चलो नेक्स्ट है आपका सम इंपॉर्टेंट रूल्स। तो रूल्स में सबसे पहले है आपका, अगर x की पावर a x की पावर b है, इट मीन्स इसका बेस क्या है, बराबर है। पावर अलग अलग है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, यानी x की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस b, ये आपको याद रखना है। दूसरा रूल क्या है, x की पावर a अपॉन में x की पावर b बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस b, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। डिवाइड में होगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तीसरा क्या है, x की पावर a और इसका होल पावर क्या है, b, तो क्या करेंगे, a में b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर a इंटू b। कुछ भी रहे और उसका पावर क्या है, 0, कुछ भी रहे उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 है, 5 की पावर 0 कितना होगा, 1। यहाँ पर साहिम है, साहिम की पावर 0, वो भी क्या होगा, 1। यानी कुछ भी रहे जिसका पावर 0 है वो क्या होता है, 1। तीसरा है एनीथिंग का पावर 1 होगा तो एनीथिंग होगा। कहने का मतलब जैसे 10 की पावर 1 है तो आप लोग भली भांति जानते हो क्या होगा, 10 होगा। मतलब किसी चीज का पावर 1 हो तो जो डिजिट है वही रहता है। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो कि आपको याद होना ही चाहिए, सम इंपॉर्टेंट पावर। जैसे 2 की पावर 0 बताओ क्या होगा, अभी जानते थे कि किसी भी चीज का पावर 0 हो तो 1 होता है, यानी 2 की पावर 0 1 हो गया। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 32। ऐसे ही 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फिजिक्स में देखते होगे डायरेक्ट ऐसा आ जाता होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखेगा और रहेगा तो पुट कर दोगे। ऐसे ही 3 की पावर 0 क्या होगा, 1। 3 की पावर 1 3। 3 की पावर 2 9। 3 की पावर 3 27। 3 की पावर 4 81। 3 की पावर 5 243। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 4 की पावर 0 1। 4 की पावर 1 4। 4 की पावर 2 16। 4 की पावर 3 64। 5 की पावर 0 1। 5 की पावर 1 5। 5 का स्क्वायर 25 और 5 की पावर 3 क्या होता है, 125। यानी ये वैल्यू आपको माइंड में होना चाहिए, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट है आपका सम इंपॉर्टेंट स्क्वायर, जो कि मैंने सब पहले ही बताया था कि आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे बोलो मेरे साथ मन में बोलना, 1 का स्क्वायर 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। ऐसे ही करके 13 है 169। 14 196। 15 225। 16 256। 17 289। 18 324। 19 361 और 20 कितना है 400। यहाँ तक किसको किसको याद था पहले से, बहुत अच्छा। ऐसे ही सम इंपॉर्टेंट क्यूब में आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा 1 का क्यूब बताओ, तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आता है, तो 1। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। पावर 3 है 8। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64। 5 की पावर 3 125। 6 की पावर 3 216। 7 की पावर 3 का मतलब समझ रहे हो ना, 7 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, 343। ऐसे ही 8 की पावर 3 512।
9 की पावर 3 729 और 10 की पावर 3 कितना 1000। इतना बात देखो, इसमें वही चीज है जो कि आपके फिजिक्स में आते रहता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ शॉर्टकट ट्रिक है। कैसे? जैसे मान लो कि आपसे कहेगा रूट 40 का स्क्वायर रूट निकालो, आप लोग नहीं निकाल पाते हो ना, तो रूट 40 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ट्रिक क्या है? देखो, जो भी डिजिट रहेगा उसको पी स्क्वायर प्लस माइनस एक्स के टर्म में लिखना। तो कहने का मतलब यहाँ पर 40 है, तो 40 को आप 36 प्लस 4 लिख सकते हो। 36 और 4 क्या हो जाएगा? 40। अब 36 को क्या लिख सकते हो? 6 का स्क्वायर प्लस 4। अब 6 का स्क्वायर आप जानते कितना होता है? 6। 6 है मतलब 36 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। x अपॉन में 2p, x की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 अपॉन में 2, p का मतलब क्या है? 6। जो ये है वही p होता है, यानी p का मतलब क्या है यहाँ पर? 6। तो रखो, सॉल्व करो। 2/6, 2/6 का मतलब कितना आ गया? 1/3, और 1/3 सॉरी 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33। तो कोई पूछेगा रूट 40 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या बताओगे? 6.33। ऐसा ही लिख लो, होमवर्क में 32 का करोगे, 32 का ये होमवर्क में कर लेना, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले पढ़ा देता हूँ, है ना, उसके बाद जो स्लाइड लगेगा मैं दिखा दूंगा, लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो आपको पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी को प्लस या माइनस करना है, तो आप लोग क्या करते हो? ए और बी का एलसीएम लेते हो, तो ए बी हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? x इंटू बी प्लस माइनस वाई इंटू ए। तो ये आपका हो गया, एडिशन करना होगा। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगा, फिजिक्स सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक आता था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d निकालते थे, d का फॉर्मूला क्या होता था? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर 3 कंडीशन थे d के। d जब ग्रेटर देन 0 आ रहा था तो कितने रूट्स आ रहे थे? 2। d बराबर 0 आ रहा था तो 1 रूट्स आ रहा था, जो कि दोनों क्या हो रहा था? इक्वल हो रहा था। और d जब कम हो रहा था निगेटिव, तो नो रूट्स आ रहा था, यानी इमेजिनरी होता था, ठीक है। रूट्स बाई ये स्टैंडर्ड एसडी मेथड है। एसडी मेथड क्या कहता है? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे निकालते थे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये डी क्या है? जो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकाले हो। समझ में आ गया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब उसके बाद सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसके बिना आपको फिजिक्स सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन। तो देखो, ये दोनों याद करो या ना करो, ये 1 2 3 आपके माइंड में होना चाहिए, और मैं जानता हूं कि आपको याद होगा। पहला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना पता है? ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, फिर भी एक बार पढ़ दे रहा हूं मैं। a प्लस बी की पावर 3 क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। बस ये याद रखना, माइनस है तो सब बगल माइनस आएगा, ठीक है, प्लस है तो सब बगल प्लस। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। देखो, ये बाइनोमियल थ्योरम कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं उतना याद रखना। कंडीशन क्या है कि x जो है वो 1 से बहुत कम होना चाहिए, तो उस केस में करना कुछ नहीं होता है। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस कंडीशन है x जो है 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से कम होगा तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो कुछ मत करना, इस n को नीचे उतार देना और x में मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। अगर माइनस है तो n इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस एन एक्स। अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है तो माइनस n को नीचे शिफ्ट करना, तो 1 माइनस एन एक्स। और अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है तो देखो माइनस को यहाँ शिफ्ट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। मैथ तो पढ़े हो गए 10वीं क्लास तक। 10वीं क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज आता था चैप्टर, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या पढ़ते थे? एपी। एपी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस
क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ए प्लस बी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट, ये क्या है, AP। जैसे देखो 1 है, 1 के बाद कितना है 5, 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 5 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 9 और 13 में कितने का है, 4 का। और 13 और 17 में कितना है, 4 का। तो इसका मतलब ये क्या है, AP है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। एनी टर्म जैसे मान लो कि इस बीच का कॉमन डिफरेंस तो 17, प्रीवियस टर्म कितना है 13, तो 13 माइनस 17 माइनस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। आप लोगों ने पढ़ा होगा A2 माइनस A1, है ना, तो वही चीज है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म। n क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AP में आपको इतनी बात याद रखना है। अगर कहेगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखोगे, n इंटू n प्लस 1/2। जैसे मान लो बोला कि 1, 2, 3, ऐसे करके 1, 2, 3 डॉट डॉट 10 तक का सम निकालना है। तो n की वैल्यू क्या रखोगे, इसमें 10 रखो। 10 तो 10 रखोगे तो 10 इंटू 11 अपॉन में 2, 2 × 10, यानी इसका सम कितना आ जाएगा, 55। 1 से लेकर 10 तक लिखना और उसको जोड़ना, 55 आएगा। समझ में आ गया। तो ये था AP। AP के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, GP। GP क्या कहता है, GP में A कॉमा AR के स्क्वायर कॉमा AR⁵, ये सब क्या है आपका GP है। GP में R क्या होता है, कॉमन रेशियो। जैसे मैं बोलूंगा 1, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, ये क्या है, GP। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दूसरे को पहले से डिवाइड करो, कितना आया 1। 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 2। 8 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया 2। तो इस सब का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये भी क्या है, GP में है। समझ में आ गया। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एनी टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म। एनी टर्म जैसे मान लो इस दोनों के बीच का कॉमन रेशियो निकालना है, तो 4 और प्रीवियस टर्म कितना है 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 2। समझ में आया। इसमें सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद करो। जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे थे तो सम ऑफ इन्फिनिटी लगा रहे थे, a अपॉन में 1 माइनस आर। ए क्या था, फर्स्ट टर्म, और आर क्या है आपका, कॉमन रेशियो। समझ में आ गया। अब इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है लॉगरिथमिक। लॉग आ जाता है, देखते हो फिजिक्स सॉल्व करते करते क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है। तो लॉग में पहला फॉर्मूला क्या याद रखोगे, देखो log BA है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ A टू द बेस B, यानी जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो बोलेंगे log ऑफ A टू द बेस B, मीनिंग इफ log BA लिखा हुआ है x, तो ये याद रखना ये b की पावर x, यानी ये b इधर चला जाता है तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर x। ये रूल है, याद रखिएगा। जैसे मान लो log 525 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 की पावर क्या बन जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 25। अरे जैसे log 525 2 है, तो 25 बराबर क्या लिखोगे 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 ही क्या होता है 25 होता है। ऐसे ही log 10,000 है, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 3, और क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब देखो log 2 टाइप्स का होता है, पहला क्या होता है कॉमन लॉग, और दूसरा क्या होता है नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग जब भी बोलेगा तो पता याद रखना कि कॉमन लॉग में बेस क्या लेंगे 10। कॉमन लॉग का बेस कितना होता है 10। अगर नेचुरल लॉग बोलेगा तो नेचुरल लॉग का बेस क्या याद रखोगे ई की वैल्यू याद रखना, ई की वैल्यू क्या लेते हैं 2.7। ई की वैल्यू क्या लेते हैं 2.7। जैसे देखो log 10 2, तो बताओ ये कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग। log 10 3, ये बताओ कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग। log E2 बताओ कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग। तो कहीं कहीं देखते होगे केमिस्ट्री में भी ये काम आता है, कहीं कहीं देखते होगे ln2 लिखा रहता है, तो ln का मतलब क्या नेचुरल लॉग, ln3 का मतलब क्या नेचुरल लॉग। तो वही चीज है, लिख रहा है कि इफ बेस इज नॉट गिवन देन कंसीडर इट एज बेस कितना 10। मान लो कुछ बेस पता ही नहीं चल रहा है, तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि बेस कितना है 10 है, 10 है।
अब देखो log em नेचुरल लॉग को इसने बदला है बेस 10 में, तो इसमें केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे log 10 2 है, इसकी वैल्यू याद रखना, log 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, log 10 3 की वैल्यू 0.48 और log e 2 की वैल्यू क्या होता है, 0.69। ये आपको माइंड में रखना है, ये ज्यादातर केमिस्ट्री का पार्ट है। समझ में आया। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ लोगरिथमिक। आप लोग याद रखना, पहला रूल, अगर बेस और डिजिट दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे मैं बोलूं कि log बेस 5 log 5, तो इसकी वैल्यू क्या बताओगे, 1, यानी ये दोनों सेम तो वैल्यू 1। दूसरा रूल क्या कहता है, log b, देखो बेस कुछ भी रहे, बेस कुछ भी रहे और यहाँ पर 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। बेस कुछ भी रहे और यहाँ 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि log के बाद अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो दोनों को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, यानी log x प्लस क्या बन जाएगा, log y, log x प्लस log y। अगर वही डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, log x माइनस log y। इतनी बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है कि log q p की पावर a है तो इस a को नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी a log q p हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये 3 रूल छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन ये 5 रूल आपको पता होना चाहिए log का। उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझो, क्योंकि देखते होगे फिजिक्स में ग्राफ भी आ जाता। तो ग्राफ में y = mx, ये m क्या होता है, स्लोप। m को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप का मतलब देखो y = ओनली mx है, तो इसका मतलब ये पास कर रहा है ओरिजिन से। देखो ये ओरिजिन है, यानी ये ओरिजिन से पास किया तो y बराबर ये क्या हो जाएगा, किसका स्लोप है, y बराबर mx। ऐसे ही देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अब आ जाओ, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो अगर tan थीटा निकालोगे, जैसे यहां से निकालो tan थीटा, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। तो tan थीटा हो जाएगा p/b। तो p का मतलब बताओ कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, और b का मतलब क्या है, x एक्सिस। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है डेल्टा y डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब क्या होगा, y2 माइनस y1, और डेल्टा x का मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1। तो देखो अगर थीटा 0 है तो स्लोप बताओ कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मान लो थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि tan 90 से नीचे आओगे ना तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। थीटा 90 है, स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि 90 पे चला गया थर्ड सेकेंड, और सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। तो इतनी बातें स्लोप के बारे में थी। अब देखो अगर मान लो कि y बराबर mx प्लस c लिखा, तो m तो स्लोप था, यहाँ पर c जो होता है y पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है। जैसे देखो ये वाला ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा, यानी ऐसे जाएगा। तो ये क्या है, y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है। ये भी क्या है, y बराबर mx प्लस c का मतलब इंटरसेप्ट, y पे कितना कट कर रहा है, y पे कितना कट कर रहा है, y पे कितना कट कर रहा है, और यहाँ y पे कितना कट कर रहा है। तो जब भी y पे कट करवाएगा तो ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, y = mx प्लस c, और कभी भी ओरिजिन से पास करेगा तो सिर्फ क्या लिखेंगे, y बराबर mx। ये ग्राफ के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस ये समझना कि अगर x y कांस्टेंट है तो y बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन में x। अगर देखते होगे कि y कभी कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता होगा, y क्या आ जाता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो इनवर्सली रिलेशन है ना, तो इसका मतलब क्या है, x को बढ़ाएंगे तो y कम होगा, x को बढ़ाएंगे तो y कम होगा। तो इसका ग्राफ याद रखना, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो आपसे कहेगा इनवर्सली रिलेशन है तो ग्राफ कैसा होता है, तो क्या बताओगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे देखो ये ग्राफ है, जैसे मान लो ये समझाया हूं मैं, मान लो किसी के पास नॉलेज है और किसी को घमंड है, तो बताओ नॉलेज वाले के पास घमंड कम होता है कि ज्यादा होता है, अरे जिसको नॉलेज है उसको घमंड कम होगा।
नॉलेज है तो उसको क्या होगा, घमंड कम होगा, घमंड ज्यादा है तो नॉलेज कम होगा। तो वही चीज है, देखो घमंड ज्यादा है तो नॉलेज कम है, और नॉलेज ज्यादा है तो घमंड क्या है, कम है। समझ में आया? तो इसको ऐसे याद रख सकते हो इन्वर्सली रिलेशन को। अब यहाँ पर क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको बोला जाता है पैराबोला। क्या बोला जाता है, पैराबोला। कौन बोला, बोलो कौन बोला, पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ऐसे, ये पैराबोला का इक्वेशन है, याद रखिएगा। अगर रूट एक्स में आएगा तो रूट एक्स में ऐसे, इसका मतलब क्या, ये इंक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब क्या, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इतनी बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद ये देखो, ये मान लो कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। अगर पावर बढ़ाओगे तो ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ये y बराबर 1/x है, x की पावर 2 कर दो तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा, x की पावर 3 कर दो ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। समझ में आ गया? तो वही है, तो वही चीज लिखा हुआ है, एज पावर इंक्रीजेज स्टीफनेस ऑफ ग्राफ इंक्रीज। स्टीफनेस ऑफ ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद रखना, y इक्वल टू e की पावर x का ये ग्राफ होता है। अगर माइनस लगा रहेगा तो उसका ग्राफ ये होगा। बस माइंड में याद रखना है कि ग्राफ कैसा होता है। सब चीज सही चल रहा है सालिम? ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलिप्स। देखो मैथ में थोड़ा बहुत इलिप्स पढ़े हो आप लोग, नहीं पढ़े हो तो बस ये याद रखना कि ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। तो जो इलिप्स का इक्वेशन होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस आपको इलिप्स कैसा होता है और इसका इक्वेशन क्या है ये पता होनी चाहिए। ये आपका अंडा देखे हो, अंडा तो सब लोग खाते होंगे, तो ये अंडे जैसा लग रहा है। तो अंडा को आज से क्या समझोगे कि वो इलिप्स है, और उसका इक्वेशन क्या याद रखोगे कि एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये तो सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। बताओ ये क्या है, पढ़ते आ रहे हो, बताओ ये क्या है, बोलो सर्कल है। तो सर्कल में क्या होगा, सेंटर होगा, और ये इसका क्या है, रेडियस है। तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सबको पता होगा, है ना। अब जो आपके फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो उसमें ज़्यादातर एंगल ही आता है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि 10 मिनट इस पे टाइम दो और समझ लो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो थीटा है, थीटा आपके किसी भी चीज़ का डायरेक्शन बताता है। जैसे देखो ये ऐसे बना दिया तो थीटा क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। तो एंगल थीटा क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है L बाई आर। आप लोग जानते हो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर। एल को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। माइनर आर्क और आर क्या है, सबको पता है क्या है, रेडियस। आर क्या है, रेडियस। तो थीटा इक्वल टू L बाई आर याद होना चाहिए। ये जो थीटा आता है किस में आता है, रेडियन में आता है, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल को दो तरीके से मेजर किया जाता है, रेडियन में और डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री कैसे बनाते हैं और डिग्री से रेडियन कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगल को जब ऐड करोगे उसका सम 90 डिग्री आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल को जब ऐड करोगे उसका सम 180 डिग्री आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। इतना माइंड में रखना है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होगा तो एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाएगा तो राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। पॉजिटिव एंगल की जब भी बात करेगा तो हमेशा याद रखना एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया जाता है। आप लोग जानते हो कि क्लॉकवाइज क्या होता है, ये क्या है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये है। तो जब भी पॉजिटिव एंगल की बात करेगा तो थीटा को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और निगेटिव एंगल की बात करेगा तो थीटा को हमेशा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप लोगों को ये सबको पता है, बस मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो साइन थीटा क्या होता है, मान लो कि ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। जहां थीटा डिसाइड हो गया वो क्या, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और तीसरा साइड जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। तो सबको पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है, एक तो फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा याद रखोगे, और दूसरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस याद रखोगे। ये तीन फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए। उसके बाद सबको पता है कि sin थीटा का अपोजिट क्या होता है, cosec थीटा। तो इसको आप 1 बाई sin थीटा लिख सकते हो, और इसको पलटी मार दो, पलटी मारोगे तो h ऊपर जाएगा और p क्या आएगा, नीचे आएगा।
तो कॉसेक थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, h बाई पी। ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा, पलटी मारोगे तो h बाई बी। ऐसे ही टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा यानी 1 बाई टेन थीटा, और इसका उल्टा कर दोगे b बाई पी, तो ये कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे देखो 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, यानी 3 4 5 क्या करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो इसी को ट्रिपलेट बोला जाता है। जैसे 5 12 13 है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। यानी वैसा कि दो साइड को स्क्वायर को ऐड करने पे तीसरा मिल जाए तो वही क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो ये सब ट्रिपलेट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो ये दोनों फॉर्मूला याद करो या ना करो, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। वही चीज मिलेगा जो फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, माइंड में रखो या ना रखो चलेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये रखो या ना रखो चलेगा, लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये आप लोग फिजिक्स में जानते हो कि ये फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते हो हर एक जगह एंगल आ जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू याद रखना है। तो साइन 0 कितना होता है, 0, सबको पता होगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2। नहीं पता होगा तो अभी याद करो मेरे साथ और मन में बोलो, तभी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कर पाओगे। साइन 45 कितना होगा, 1/√2। साइन 60 कितना होगा, √3/2। और साइन 90 कितना होगा, 1। ऐसे ही cos 0 कितना होगा, 1। cos 30 √3/2। cos 45 1/√2। cos 60 1/2। और cos 90 क्या होगा, 0। tan थीटा tan 0 0। tan 30 1/√3, इसको काटो तो 1/√3, √2 से √2 कटा 1, यहाँ 2 से 2 कटेगा √3, और tan 90 याद रखना इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ तक हर एक बच्चों को याद रहता है, लेकिन इसके बाद वाला कैसे याद रखना है ये समझो। देखो 90 में से 30 माइनस करो तो क्या आएगा, 60 आएगा, और 90 में 30 ऐड करो तो क्या आएगा, 120। यानी जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही साइन 120 की वैल्यू होगी। समझ में आ गया, 60 का दुगना करो। उसके बाद देखो जो साइन 45 की वैल्यू होगी वही साइन 135 की वैल्यू होगी। साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो साइन 150 की, और साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो साइन 180 डिग्री की। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए साइन पॉजिटिव है। अब जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो 90 से ऊपर जा रहे हो, तो 90 से ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos और tan क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए सब में माइनस साइन आया है, बस इसका सीक्वेंस पलट देना। 1/2 है तो यहाँ -1/2, 1/√2 है तो -1/√2, √3/2 है तो -√3/2, और 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। ऐसे ही tan थीटा के लिए है। ये तो गोल्डन ट्राइंगल है, सबको पता है। गोल्डन ट्राइंगल का मतलब 37 और 53 डिग्री, बार बार फिजिक्स में आता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो जब भी ये 37 होगा तो याद रखना ये वाला साइड हमेशा 3 हो जाता है, ये 4 और ये 5। और जब भी ये 53 होगा तो ये 4 और ये 5। जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करोगे और वहां पर कहीं साइन 37 आ गया तो साइन 37 की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, साइन 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी क्या लिखोगे बताओ, 3/5। ऐसे ही अगर आपसे कहेगा cos 53 बताओ, सब लोग बोलो cos 53 डिग्री कितना होगा, कमेंट करो जल्दी। cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 53 का मतलब क्या है, यहाँ पर 53 पहले cos का रेशियो याद होना चाहिए, क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बताओ इसके लिए बेस कौन सा है, 4 बेस है कि 3 बेस है, 3/5 आएगा। वेरी गुड। ये जो थीटा है इसके सामने वाला हमेशा p हो जाता है, तो ये b हो जाएगा, तो b यानी 3/5, ये पता होना चाहिए। सबको समझ में आया इतनी बात। तो ये गोल्डन ट्राइंगल है, इसको माइंड में बैठा लेना। अगर ये याद है तो प्रोजेक्टाइल में अगर देगा एंगल तो गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अब जितना फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है वही लिखा हूं मैं। साइन a प्लस बी सबको पता होना चाहिए, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है, ठीक है। अगर साइन a माइनस बी की बात करें तो देखो साइन है a माइनस बी है तो बस माइनस आ जाएगा, और साइन कॉस पहले आएगा, फिर कॉस a इंटू साइन बी। लेकिन जब भी कॉस रहे और प्लस रहे तो उल्टा हो जाता है, प्लस में माइनस, और कॉस है तो दोनों कॉस वाले टर्म पहले आ जाएंगे। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। माइनस के केस में उल्टा करो, प्लस करो, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखोगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा बाई 2 अगर cos है तो प्लस आएगा,
अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा 2। ये याद रखो या ना रखो, ये याद रखना जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। और ये 4 फॉर्मूले सबको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में होती है, -1 और +1 के बीच में लाई करती है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। और टेन थीटा की वैल्यू -∞ और +∞ के बीच में लाई करेगी। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है। रेडियन है और डिग्री में बनाना होगा तो क्या करोगे, 180 अपन में पाई से मल्टीप्लाई कर देना। अगर डिग्री है रेडियन में बनाना होगा तो पाई अपन में 180 से मल्टीप्लाई कर देना। सबको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में ऑल ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव होता है, लेकिन मैंने साइन और कॉस से दिखाया है तो साइन यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, कॉस क्या होगा पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है निगेटिव। थर्ड में साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव। फोर्थ में साइन निगेटिव, कॉस पॉजिटिव। ये पता होना चाहिए। अब सुनो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस रहेगा या 270 माइनस रहेगा, ट्रिगो फंक्शन चेंज होगा। तो ट्रिगो फंक्शन चेंज होगा तो साइन बनेगा कॉस, कॉस बनेगा साइन, साइन बनेगा कॉस, कॉस बनेगा साइन। ये पता होना चाहिए। 90 डिग्री प्लस किया इसलिए माइनस आ गया क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड क्या होता है नेगेटिव होता है। बस 2 चीज याद रखना कि 90 और 270 पे चेंज होता है, साइन क्वाड्रेंट के अनुसार लगाते हैं। लेकिन अगर 180 माइनस थीटा रहेगा या 360 माइनस थीटा रहेगा या 180 प्लस रहेगा या 360 प्लस रहेगा, ट्रिगो फंक्शन चेंज नहीं होता है। नहीं चेंज होने का मतलब जैसे देखो साइन 180 माइनस थीटा है, क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा। प्लस क्यों लगाया, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। कॉस, कॉस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव इसलिए निगेटिव का साइन आया। तो ये आपको चेंज करने आना चाहिए। इसके बाद चलेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। याद रखो कि आगे का जो भी फिजिक्स का चैप्टर आएगा उसमें अगर थीटा कहीं भी छोटा दिखा तो साइन थीटा और टेन थीटा थीटा के बराबर ही हो जाता है और कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। की पॉइंट क्या याद रखोगे, देखो y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहेगा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देना और मिनिमम वैल्यू करेगा तो माइनस लगा देना। कहने का मतलब जैसे मान लो y बराबर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ऐसे दे रखा है, कहेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे, अंडर रूट a की जगह क्या है 3 का स्क्वायर 9, b की जगह क्या है 4 का स्क्वायर 16, यानी y मैक्स की वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 25। और सब बच्चे को पता है कि ये 5 होता है तो y मैक्स कितना हो गया +5 और y मीन की बात करेगा तो y मीन कितना हो जाएगा -5। तो यही चीज ये कह रहा था। उसके बाद ये साइन का ग्राफ माइंड में हमेशा याद रखना, जब एसी चैप्टर करवाऊंगा तो ये साइन और कॉस का ग्राफ हमेशा आएगा। तो साइन का ग्राफ याद रखना, साइन का ग्राफ 0 से उठता है और ऐसे साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है। कॉस का हमेशा +1 से आता है और ऐसे बनता है। तो बस ये ग्राफ आपको माइंड में रखना है साइन और कॉस का, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखो ट्रिगो में जितना जरूरत था मैंने उतना बता दिया। अब डिफरेंशिएशन भी देखते हो बार बार आते रहता है तो डिफरेंशिएशन में मैंने वही लिखा है जो आपके फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन ये सब वैसे ही लिखा हुआ है, जो मेन चीज है वो समझो। dy बाई dx का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या और क्या बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या क्या बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब एक ही चीज को मैंने 3 तरीके से बोला है, ठीक है। इसको कहीं कहीं स्लोप भी बोला जाता है, यानी dy बाई dx क्या है स्लोप, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो इसको इस तरह भी बोल सकते हैं स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। सबको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। मैंने ऐसे स्लाइड बनाया कि एक बार देखोगे जो फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको लिख के याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स क्यों हार्ड लगता है बच्चों को, क्योंकि उनको मैथ ही नहीं आता। तो इसीलिए मैंने ये बना के लाया है। तो मैथ आप लोग पढ़ लेना। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का क्या होगा, n को नीचे उतारोगे xn-1 हो जाएगा। sin x का याद रखना cos x होता है, cos x का माइनस sin x, e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x। इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। ये याद रहे चाहे ना रहे चलेगा, ये याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, फिर भी एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, cosec x का c से स्टार्ट होगा माइनस आएगा, माइनस cosec x इंटू cot x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। log x का याद करना ये भी इंपॉर्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो डिफरेंशिएशन में बस आपको इतना ही याद रखना है। मैथ वाले बच्चों को तो बहुत कुछ पढ़ना होता है। आपको फिजिक्स में 1 2 3 4 5 फॉर्मूले याद रहेंगे
तो काम हो जाएगा। उसके बाद अगर अलग अलग फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे साइन के साथ, प्लस माइनस में। प्रोडक्ट रूल सबको पता है, क्या करते थे, पहले को छोड़ते थे, दूसरे को छोड़ो या पहले को छोड़ो, एक को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे ये प्रोडक्ट रूल होता है। क्वोशिएंट रूल में क्या करते थे, नीचे जो भी है उसका स्क्वायर करते थे, इसको ऊपर ले जाके एज इट इज छोड़ते थे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u को एज इट इज छोड़ेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये क्वोशिएंट रूल है, ये पता होना चाहिए। चेन रूल क्या होता है आप लोग जानते हो, जैसे y बराबर साइन रूट x था, तो अगर इसका मैंने dy बाई dx करवाया तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता था, cos रूट x, और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1/2 रूट x आ रहा था। यही है चेन रूल। इसके बाद आ जाओगे इंटीग्रेशन, बस खत्म होने वाला है। डिफरेंशिएशन में मैंने जितना बताया इतना याद कर लेना जाकर, क्योंकि आगे आने वाले फिजिक्स का चैप्टर आसान लगेगा। इंटीग्रेशन में बस फॉर्मूला याद रखो। इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अगर x की पावर n है तो एक पावर को बढ़ा दो, जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो और c लगा दो। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन दो टाइप्स का होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब भी c लगाओगे, जब यहां पर लिमिट नहीं दिया रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या याद रखोगे, माइनस कॉस x। कॉस x का इंटीग्रेशन क्या याद रखोगे, साइन x। और अलग अलग इंटीग्रेशन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू रख दोगे। देखो e की पावर x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, e की पावर x ही होता है। इंटीग्रेशन है तो प्लस c लगा देंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। सम स्पेशल इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है। साइन का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, माइनस कॉस, जो एंगल है उसको एज इट इज कॉपी कर लेना, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, c लगा देना, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। कॉस का साइन, जो एंगल है उसको एज इट इज रखो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। e की पावर ax प्लस b है, तो आप जानते हो कि e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है, बस क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। 1 में ax प्लस b है, जानते हो कि log आएगा, log ax प्लस b x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, बस खत्म होने वाला है। मैक्सिमा एंड मिनिमा कहीं कहीं आ जाता है, ये देख लो। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, देखो मान लो कि ये ग्राफ बना हुआ है ना, तो देखो कटोरा जानते हो, ये कटोरा कैसा है, उल्टा कटोरा है। तो उल्टा कटोरा है तो ये उल्टा कटोरा के ऊपर जाओ, तो ये क्या बता रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंडीशन क्या याद रखोगे कि जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो निगेटिव होगा, यानी 0 से छोटा होगा। तो जब भी आपका डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन में dx स्क्वायर निगेटिव है तो समझ जाना कि मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखो ये सीधा कटोरा है, सीधा कटोरा का मतलब नीचे वाला पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। इस केस में याद रखना डबल डिफरेंशिएशन 0 से ज्यादा होता है। बस